हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कपिल राज स्टडी में। तो आज आपको बताने वाला हूँ क्या समसूत्री विभाजन। ठीक, समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, समसूत्री विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती हैं, कौन सी कोशिकाओं में होती है, किस अवस्था में पाई जाती है। आज आपको मैं पूरी बिल्कुल डिटेल्स इसमें आपको सिखाऊंगा कि समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। ठीक, समसूत्री विभाजन समझने से पहले अपन क्या चलते हैं समसूत्री विभाजन की परिभाषा, जो कि सबसे IMP मानी जाती है। अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, परिभाषा। ठीक, समसूत्री विभाजन की परिभाषा। ठीक, समसूत्री विभाजन मतलब समसूत्री विभाजन की परिभाषा किसे कहते हैं। ठीक, तो समसूत्री विभाजन की परिभाषा क्या होती है, वह विभाजन, देखते जाइएगा, जो कायिक कोशिकाओं में होता है या वह विभाजन जो एक कोशिकीय जीव, ठीक, कौन सी, एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, उसे कौन सा विभाजन कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक, देखिए समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, बिल्कुल देखिए आपके पास डिटेल से लिखा, परिभाषा लिखिए समसूत्री विभाजन की परिभाषा। ठीक, वह विभाजन जो कायिक कोशिकाओं में होता है या वह विभाजन जो एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक, तो समसूत्री विभाजन जो होता है किसमें, एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। जैसे एक कोशिकीय जीव में कौन सी होती है, जैसे अमीबा, यूग्लिना, ठीक, इत्यादि जो होते हैं एक कोशिकाओं जीवों में पाया जाता है। ठीक, और यह विभाजन किस में होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है, जो कि एक कोशिकीय जीव कहलाती हैं। ठीक, दूसरा टॉपिक क्या आता है, फर्स्ट टॉपिक क्या बनता है, समसूत्री विभाजन, विभाजन में समान सूत्रों या गुणसूत्रों का विभाजन होता है तथा दो नई संतति का निर्माण होता है। ठीक, देखिए समसूत्री विभाजन जो होता है, समसूत्री विभाजन में समान गुणसूत्रों का विभाजन होता है। मान लो एग्जांपल लिया, अगर किसी भी कोशिकाओं में 22 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो उसमें भी 22 ही जाएंगे, ये नहीं कि 11 जैसे अर्धसूत्री में होता है, अर्धसूत्री से सेम डिफरेंट होता है ये विभाजन। ठीक, इसमें जो होते हैं टोटल 22 ही जाएंगे इसमें और 22 उसमें जाएंगे। ठीक, तो क्या लिखा, समसूत्री विभाजन में समान गुणसूत्रों का विभाजन होता है तथा दो नई संतति का निर्माण होता है जिसमें समान गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, तो समसूत्री विभाजन आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक, एग्जाम्पल बता दिए। अब आपको बताता हूँ कि समसूत्री विभाजन कितनी अवस्थाओं में होता है। देखिए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आपने पढ़ा होगा सब, लेकिन उसमें पूरी अवस्थाएं नहीं बताई जाती। ये अवस्थाएं आपको मिलती हैं BSc में। ठीक, तो आपको मैं पूरी अवस्था बताऊंगा ताकि आप इसको लिख सकें। ठीक, तो ये अवस्थाएं कैसी होती हैं, ताकि अब आप इसको अगर 9 10th के भी मतलब 9 से 10 12th तक के स्टूडेंट हो वो समझ सकें, और इसको अगर पूरा लिखेंगे तो बिल्कुल 100 में 100 उनको मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको इसमें बताने चलता हूँ इनकी अवस्थाएँ। ठीक, कौन कौन सी अवस्थाएँ होती हैं। ठीक, तो समसूत्री विभाजन में कौन कौन सी अवस्था होती हैं, तो यहाँ पर लिखा है समसूत्री विभाजन में 4 अवस्था होती है। ठीक, देखिए समसूत्री विभाजन में 4 अवस्था होती हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल बता रहा हूँ, पहला कौन सा होता है, प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टेलोफेज। ठीक, देखिए समसूत्री विभाजन जो होता है यह 4 अवस्थाओं पर निर्धारित होता है, मतलब 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, जिसमें जब विभाजन होता है इसका पूर्ण बताया जाता है, गुणसूत्र किसमें दिखते हैं, गुणसूत्र किसमें रेशेदार हैं, किसमें गुणसूत्र जाके जुड़ रहे हैं, किसमें आकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, किसमें नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, आपको सब इसी स्टेप में बताया जाएगा। तो अपन पहला टॉपिक क्या है, प्रोफेज। तो आपको पहले बताता हूँ प्रोफेज की अवस्था। ठीक, तो प्रोफेज देखिए यहाँ पर लिखता हूँ पहला प्रोफेज। ठीक, देखिए प्रोफेज की अवस्था है। इस अवस्था में
गुणसूत्र धागे रूप से अलग अवस्था में आ जाते हैं। ठीक, देखिए जब अपन कोशिका में देखते हैं तो कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं वो रेशेदार में पाए जाते हैं, जैसे जिसे अपन डीएनए कह देते हैं। ठीक, डीएनए में ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, तो जो अपने गुणसूत्र रहते हैं वो रेशेदार पाए जाते हैं, लेकिन जब प्रोफेज की अवस्था होती है तो यह क्या होता है, रेशेदार अवस्था से टूट कर मतलब अलग होकर एक दूसरी अवस्था ले लेते हैं। ठीक, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, देखिए यहाँ पर। ठीक, ये बना दिया अपने। ठीक, और जो गुणसूत्र होते हैं वह ऐसे, देखिए गुणसूत्र जो होते हैं कैसी अवस्था में आ जाते हैं, ऐसी ऐसी। ठीक, ये ठीक, ऐसी अवस्था में आ जाते हैं। जो प्रोफेज की अवस्था होती है उसमें गुणसूत्र कैसे आ जाते हैं, ऐसी अवस्था में आ जाते हैं। ये बाहर की अवस्था क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक, और ये क्या होते हैं, गुणसूत्र। ठीक, देखिए ये गुणसूत्र होते हैं जो कि प्रोफेज अवस्था में कैसी अवस्था आ जाती है, गुणसूत्र जो होते हैं धागे रूप से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। देखिए बिल्कुल बताया जा रहा है कि धागे रूप से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और एक नई टाइप की अवस्था में ले देते हैं, जो कि किसमें, समसूत्री विभाजन के प्रोफेज में आती है, जिसमें दो संतति का निर्माण होता है। ठीक, इसके बाद अपना क्या आता है, मेटाफेज। तो मेटाफेज की अवस्था मैं आपको बताता हूँ, इसी में समझाता हूँ। अगर आपको ये समझ में आ गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक, तो इसको मैं बिल्कुल आपको समझा रहा हूँ। ठीक, अब इसी में आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक को मिटा के 2 लिख देता हूँ और प्रोफेज को मिटा के क्या लिख देता हूँ, मेटाफेज, और इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक, ये एग्जाम्पल मैंने बताया रहा, इसको ये चित्र जो मैं डायग्राम बनाते जा रहा हूँ, ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा आपको अगर आप किसी भी एग्जाम में लिखते हैं। ठीक, तो अब मेटाफेज अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में गुणसूत्र को आसानी से तंतु से जुड़े हुए देखा जा सकता है। ठीक, इसमें क्या होता है, मेटाफेज की अवस्था जो होती है, मेटाफेज अवस्था में अपन गुणसूत्र को बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। देखिए इसमें, और जो कि तंतु से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक, तो ठीक ये रहता है। ठीक, और ये इसमें कैसा रहता है, और गुणसूत्र इसमें कैसे रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक, जो कि बिल्कुल अपन बिल्कुल आसानी से इसको माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। इसमें जो होता है वह ऐसी अवस्था में ही होता है और ऊपर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक, तो ये जो होता क्या होता है, ये होता है तंतु, और क्या है ये तो आप जानते हैं कि क्या है, गुणसूत्र। ठीक, ये क्या होता है, गुणसूत्र होता है, बिल्कुल आसानी से है। देखिए गुणसूत्र है और ये तंतु है। ठीक, जो मेटाफेज की अवस्था होती है उसको अपन माइक्रोस्कोप से बिल्कुल देख सकते हैं आसानी से, ऐसा खोल के आँखें ऐसे देखेंगे। ठीक, क्योंकि माइक्रोस्कोप में कैसे देखना पड़ता है, ऐसा करके। अब ऐसे तो नहीं देख सकते कि अरे ऐसे उठा लो, ऐसे देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में, हाँ दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, लाल लाल दिख रहा है, हाँ लाल लाल दिख रहा है। ठीक, तो ऐसा देख नहीं सकते अपन, ऐसे देखेंगे बिल्कुल ऐसा करके घुमाएंगे और देखने लगेंगे। ठीक, तो मेटाफेज की अवस्था में क्या होता है, तंतु होते हैं और ये जो गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्र बिल्कुल अपन आसानी से देख सकते हैं। मेटाफेज की ये जो अवस्था होती है धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसके बाद कौन सी आती है, एनाफेज की अवस्था है, और सबसे लास्ट होती है टीलोफेज। तो मतलब अवस्था में धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपने कोश का विभाजन हो रहा है। अब क्या होगा, जब एनाफेज लेंगे तो ये गुणसूत्र जो होंगे VLU आकार में हो जाएंगे और एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगेंगे। ठीक, कोश का विभाजन ले, वो अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ठीक, तो आपको बिल्कुल मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, इसको अगर समझ में आ गया हो तो आप लिख लीजिएगा कौन सी अवस्था है ये, मेटाफेज। देख कौन सी अवस्था है, देख लीजिए मेटाफेज की अवस्था लिखी गई है। ठीक, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब अपन कौन सी चलते हैं, एनाफेज की अवस्था। ठीक, थर्ड नंबर की कौन सी अवस्था है, एनाफेज। ठीक, थर्ड नंबर की कौन सी अवस्था होती है, एनाफेज। एनाफेज देखिए इस अवस्था में
गुणसूत्र प्रतिकर्षित होते हैं तथा LBU आकार लेते हैं। ठीक, देखिए इस अवस्था में जो होती है एनाफेज की अवस्था, एनाफेज की अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में गुणसूत्र जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब जब कोशिका विभाजन होता है तो गुणसूत्र को अपनी ओर आकर्षित करेगा, वो उसे अपनी ओर आकर्षित करेगा, लेकिन जब अपनी ओर और वो अपनी ओर आकर्षित करेगा तो जैसे अपन जब कब रबड़ लेते हैं, रबड़ को खींचेंगे तो रबड़ को जब खींचेंगे तो कहीं भी आकार लेगा, ऐसा खींचेंगे तो यू आकार लेगा, अगर ऐसा खींच देंगे तो एल आकार ले लेगा। ठीक, तो जब एल आकार ले लेता है, भी आकार ले लेता है और यू आकार ले लेता है, तो जो गुणसूत्र होते हैं, देखिए मैं बताता हूँ एग्जाम्पल सहित, ये किस अवस्था में होता है, एनाफेज में। एनाफेज में क्या होता है, गुणसूत्र प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये मैंने बना दिया। ठीक, ये क्या हो गया, तंतु का केंद्रक हो गया, और ये क्या हो गया, तंतु हो गए। ठीक, अब इसमें गुणसूत्र कैसे होते हैं, ये थोड़ा घना रहता है। ठीक, मैंने ज़्यादा घना नहीं बनाया है। ठीक, तो इसमें गुणसूत्र कैसे रहेंगे, ये भी आकार, ये इसको आकर्षित कर रहा है, ये इसको आकर्षित कर रहा है। ठीक, ये इसको आकर्षित कर रहा है, ये इसको आकर्षित कर रहा है, ये ठीक देख सकते हैं। ठीक, ये इसको आकर्षित कर रहा है, वो उसको आकर्षित कर रहा है, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक, देख सकते हैं। ठीक, ये ठीक, ये अपनी ओर खींच रहा है, वो अपनी ओर खींच रहा है। ठीक, इसमें जो होते हैं गुणसूत्र जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, देखिए तीन गुणसूत्र, ठीक, ये मतलब बिल्कुल आकर्षित कर रहा है, वो अपनी तरफ गुणसूत्र को खींच रहा है और ये अपनी तरफ गुणसूत्र को खींच रहा है। ठीक, ये क्या है, देखिए इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, ये तंतु है, ये गुणसूत्र है। ठीक, ये जो होता है एनाफेज, एनाफेज की अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्र जो होते हैं LUB का आकार ले लेते हैं। देखिए आपके सामने क्या लिखा है, LUB, देखिए LBU के आकार ले चुके गुणसूत्र। ठीक, मतलब आकर्षित हो रहे हैं। तो देखिए जब धागे में अगर किसी रबड़ को बांध के खींचेंगे तो आकार तो बदल ही करेगा वो। ठीक, आकार बदलेगा, तो आकार जब बदलेगा तो वैसे ही आकार इसमें भी बदल रहा है, क्योंकि एक दूसरे को खींच रहे हैं। ठीक, ये किस में अवस्था में आता है, मतलब एनाफेज की अवस्था में। तो टीलोफेज की अवस्था जो होती है वो सबसे लास्ट अवस्था कहलाती है, जिसमें कोशिका पूर्ण रूप से विभाजन हो जाती है। ठीक, और नया केंद्रक, दो नए केंद्रक बनते हैं, दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसमें जो कोशिका आर्गन होते हैं, मतलब जैसे नहीं कहते सेल आर्गन होते हैं, कोशिकांग होते हैं, उनका निर्माण होता है। सबसे लास्ट अवस्था कौन सी है अपनी बात बची है, टीलोफेज। तो मैं आपको अब समझाने वाला हूँ क्या, टीलोफेज के बारे में। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक, अब चौथा अवस्था कौन सा आता है, टीलोफेज। ठीक, टीलोफेज अवस्था, इस अवस्था में कोशिका विभाजन पूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है तथा दो नई संतति कोशिका बनती हैं। ठीक, देखिए जो टीलोफेज की अवस्था होती है, देखिए लिखा टीलोफेज जो है सबसे लास्ट अवस्था होती है। इस अवस्था में जो होता है कोशिका विभाजन पूर्ण रूप से हो जाता है। ठीक, बिल्कुल दो नई संतति का निर्माण हो जाता है। यहाँ मैं चित्र बना के आपको समझाता हूँ, यहाँ बनाओ कि यहाँ बनाओ। ठीक, मैं यहाँ बना के समझा देता हूँ और यहाँ भी बना के समझा देता हूँ। ठीक, तो कैसा बनता है, देखो यहाँ पर छोटा सा, ठीक, ये ऐसा रहेगा ये, और एक तो छोटा सा ऐसा रहेगा ये। ठीक, इसमें लेयर रहेगी, 2 लेयर रहेगी। ठीक, 1 लेयर नहीं 2 लेयर। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, केंद्रक बन जाएगा, और जिसमें गुणसूत्र रेशेदार अवस्था में आ जाएंगे। यहाँ पर भी गुणसूत्र रेशेदार अवस्था में आ जाएंगे, और ये फर्स्ट कोशिका और ये सेकेंड कोशिका का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो इसमें कैसा होता है कोशिका विभाजन, देखिए ये कोशिका है 1 और 2। ठीक, दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या है, समसूत्री है। ठीक, समसूत्री के बिल्कुल शॉर्टकट में बता रहा हूँ। इसमें कितने 22 गुणसूत्र है, जब विभाजन होगा तो इसमें भी 22 और 22। ठीक, गुणसूत्र
सूत्र। ठीक, देखिए इसमें 22, इसमें 22। देखिए हर सूत्री विभाजन में क्या होता है, अगर 22 होता है तो यहाँ 11 होता है, लेकिन समसूत्री विभाजन जो होते हैं एक कोश के होते हैं। जैसे अमीबा जब आप विभाजन होता है तो 2 बनती है, लेकिन उसके बिल्कुल समान गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसमें सेम जितने, अगर 22 उसमें है तो 22 उसमें भी चले जाएंगे, पूरी तरह से सेम गुणसूत्र विभाजन हो जाते हैं। और समसूत्री विभाजन जो होता है इसमें 2 नई संतति का निर्माण होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय वीडियो, मतलब माय चैनल, और माय वीडियो को कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। नमस्ते।